देखिए, अगर आपके लिंग में तनाव नहीं आता है, लिंग में तनाव ना आना एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि अगर लिंग में तनाव नहीं आएगा तो आप अपने पार्टनर के साथ संभोग नहीं कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ी समस्या है, ठीक है? तो इस वीडियो के अंदर हम अगर आपके लिंग में तनाव नहीं आता है तो इसके पीछे का एक्चुअल कारण समझेंगे, मतलब एग्जैक्ट कारण क्या है अगर लिंग में आपके सही तरीके से तनाव नहीं आ रहा है तो उसके पीछे का, ठीक है? और साथ में इसका प्रॉपर सॉल्यूशन क्या होने वाला है, यानी कि इसका परफेक्ट अस्थाई और परमानेंट इलाज क्या होने वाला है, इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में समझने वाले हैं, ठीक है? इंटरनेट के ऊपर आपको ऐसी वीडियो खोजने से भी नहीं मिलने वाली है और इतना डिटेल वीडियो तो कहीं नहीं मिलने वाला है। जितना मैंने रिसर्च करके इस वीडियो के अंदर जो चीज़ें बताई जा रहा हूँ ना, वो आपको इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलने वाली है, ठीक है? इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। जो चीज़ें मैं बताता हूँ अगर सही तरीके से सुनते हैं और समझते हैं तो आपका ट्रीटमेंट बहुत ही आसानी से संभव है, मतलब पूर्ण रूप से संभव है। अगर आपके लिंग में सही तरीके से तनाव नहीं आता है, इरेक्शन नहीं आते हैं, तो ठीक किया जा सकता है। बेहद आसान तरीका है, ठीक है? लेकिन कैसे करना है, कौन-सी दवा लेनी है, कितना टाइम देना है, ये सारी चीज़ें आपको सही तरीके से पता होनी चाहिए, तो ही आप अपने लिंग में तनाव ना आने की समस्या को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं और ठीक कर सकते हैं, ठीक? तो आप अपना थोड़ा दिमाग का जो नसें हैं उसको खोल लीजिए और आसानी से चीज़ों को समझिए और सोचिए, ठीक है? देखो, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखो, लिंग में तनाव ना आने के पीछे बहुत ही एक जटिल प्रक्रिया होती है, मतलब कोई इतना सिंपल प्रोसेस नहीं होता है कि लिंग में तनाव फट से आ गया, ऐसा कुछ जादुई तरीका है, ऐसा कोई नहीं है। बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। अगर आपके लिंग में तनाव नहीं आ रहा है तो उसके पीछे कारण भी बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं। मेरे क्लिनिक पे बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं, जनरली वो बात करते हैं कि सर ऐसा कोई, मतलब पूछते हैं, डायरेक्टली पूछते हैं कि सर हमारे लिंग में तनाव नहीं आ रहा, तो उसके पीछे का कारण क्या है? तो उनको जैसा लगता है कोई एक कारण है जिसकी वजह से आपके लिंग में तनाव नहीं आता, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि एक ऐसा कोई पर्टिकुलर कारण है जिसकी वजह से आपके लिंग में तनाव नहीं आता है, तो ये आपकी गलतफहमी है, ठीक है? बहुत सारे फैक्टर हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान, और आपके लिंग में सही तरीके से तनाव ना आना, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा जटिल मतलब प्रक्रिया होती है, ठीक है? अगर आपके लिंग में सही तरीके से तनाव नहीं आता है तो जनरली इसको हम हिंदी भाषा में बात करें तो नपुंसकता बोलते हैं, कहते हैं नपुंसक हो चुके हैं, यानी कि उनका लिंग काम कर ही नहीं रहा है। यानी कि जब इरेक्शन नहीं आएंगे तो आप अपनी वेजाइना, जो वेजाइना होती है उसके अंदर पेनिस जाएगा ही नहीं, तो आप सेक्सुअल एक्टिविटी होती है वो परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे, ठीक? तो ये पार्टनर के लिए भी शर्मिंदगी की बात है और अपने लिए भी शर्मिंदगी की बात है। तो दोनों लोगों को ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन बन जाती है, ठीक है? तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत विशेष घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर सही तरीके से चीज़ों को समझ लेंगे ना, जो चीज़ बता रहे हैं, तो काफ़ी हद तक संभव रहता है कि आपकी समस्याएँ खत्म होने वाली हैं, ठीक है? चलो, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए बात करते हैं। जनरली अगर हम इसके कारण की बात करें तो इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है? देखो, एक मुख्य कारण निकलता है साइकोलॉजिकल कारण, दूसरा मुख्य कारण निकलता है फिजिकल कारण। तो इस वीडियो के अंदर हम फिजिकल कारण के बारे में डिटेल में समझेंगे, साइकोलॉजिकल कारण के बारे में फिर किसी और वीडियो में समझा दूंगा, ठीक है? लेकिन सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, ठीक है? तो इतना घबराने या टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। देखिए, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपका ब्रेन सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो उसकी वजह से हो सकता है, हार्मोन्स गड़बड़ है उसकी वजह से हो सकता है, इमोशनली आप वीक हैं, कमज़ोर हैं, उसकी वजह से हो सकता है, नर्व का कोई डीजनरेशन डैमेज है उसकी वजह से हो सकता है, मसल्स में कोई प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से दिक्कत हो सकती है, ब्लड सप्लाई में कोई रिलेटेड समस्या है तो उसकी वजह से हो सकती है। ये छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दिया। अब आइए डिटेल में समझते हैं, ठीक है? देखो, फिजिकल कारण मुख्य रूप से 15 मुख्य कारण है जिसकी वजह से जनरली आपके लिंग में सही तरीके से इरेक्शन नहीं आते हैं, ठीक है? 15 मुख्य कारण हैं। आप अगर स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो सब चीज़ें समझ में आएंगी आपको, ठीक है? बहुत ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। 15 मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से जनरली आपके लिंग में सही तरीके से तनाव नहीं आता है। वैसे इसको इंग्लिश भाषा में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बोलते हैं, या ईडी, शॉर्टकट में ईडी बोलते हैं, और हिंदी भाषा में इसको नपुंसकता बोलते हैं, ठीक है? देखिए, सबसे बड़ा नंबर 1 पे एक कारण निकल के आता है, वो है हार्ट रिलेटेड कोई बीमारी या डिसीज कंडीशन आपके अंदर है। देखिए, अगर दिल से संबंधित कोई बीमारी अगर हो रही है जिसकी वजह से खून का सर्कुलेशन बाधित हो रहा है, आपको जनरली पता ही होगा पूरा शरीर खून पे ही डिपेंडेंट है। अगर आपके शरीर के अंदर खून सही तरीके से सर्कुलेट नहीं हो रहा है या बन नहीं रहा है तो डेफिनेटली आपको दिक्कत आएगी ही आएगी। और लिंग में कोई हड्डी तो रहती नहीं है, उसमें पूरा ब्लड सर्कुलेशन यानी खून का ही दौड़ा जब पहुँचता है तो उसी से इरेक्शन आता है। अगर इरेक्शन में इशू आएगा, डेफिनेटली ब्लड से रिलेटेड कोई भी इशू स्टार्ट होंगे तो डेफिनेटली आपके इरेक्शन पे प्रभाव देखने को मिलने वाला है, ठीक है? दूसरा मुख्य कारण निकलता है एथेरोस्क्लेरोसिस। इसमें होता क्या है कि जो आपके खून की नलियाँ होती हैं वो धीरे धीरे हार्ड होने लगती है, जिसकी वजह से आपका ब्लड का जो सप्लाई है वो चोक होने लगता है। उदाहरण के तौर पे समझिए, जैसे आपका
कोई नाली है या कोई पाइप है जिससे आपका पानी जाता है, ठीक है? अगर उसके अंदर कचरा जमा होने लगता है तो आपका जो पानी की मात्रा जाने वाली है मतलब समुचित मात्रा में, तो वो धीरे-धीरे कम होने लगेगा और अगर जाम हो जाती है नाली तो पानी जाना बिल्कुल बंद हो जाता है। इसी तरीके से क्या होता है, आपकी खून की नलियाँ होती हैं, शरीर के अंदर बहुत सारी खून की नलियाँ होती हैं, जो आपके पेनिस के साइड यानी कि लिंग के साइड जो खून की नलियाँ होती हैं, जो लेके जाती हैं खून को, उनमें एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कचरा जमा होने लगेगा। अगर कचरा जमा होने लगेगा तो खून का सर्कुलेशन यानी कि जो खून का बहाव है आपके लिंग के साइड वो कम जाने लगेगा या कम होने लगेगा या बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो उसकी वजह से फिर आपको इरेक्शन नहीं आएँगे, कितना भी आप प्रयास करेंगे और ये सभी चीज़ें दवाओं की मदद से रिकवर हो जाती है, इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। केवल कारण समझाने के लिए मैं आपको ये चीज़ें समझा रहा हूँ, ठीक है? अगर आपके खून के अंदर हाई कोलेस्ट्रॉल है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल अगर धीरे-धीरे आपके शरीर के अंदर बढ़ता है, गंदा फैट आपके खून के अंदर इकट्ठा होता है, तो ये भी ब्लड सर्कुलेशन को बाधित करता है। खून को सप्लाई को बाधित करता है, जिसकी वजह से फिर इरेक्शंस नहीं आते हैं। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीज़न है आज के समय में क्योंकि लोगों का भोजन इतना ख़राब है। देखिए, बहुत ज़्यादा तेल, मसाला, नॉन-वेज, चिकन ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, तो उसकी वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। ऐसा खाना ले रहे हैं जिससे फैट का कलेक्शन गंदा हो रहा है। मतलब डब्बा बंद चीज़ें खा रहे हैं, तेल मसाला बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, पैकेट बंद चीज़ें बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके शरीर के ऊपर पड़ता है जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। फिर आपका कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ता है तो इरेक्शन नहीं आएँगे, ये निश्चित तौर पे इसमें कोई रोक नहीं सकता है, ठीक? पाँचवाँ मुख्य कारण देखने को मिलता है आज के समय में 2025 में जो सबसे बड़ा कॉमन कारण देखने को मिलता है वो है डायबिटीज़ यानी कि शुगर। लगभग ये समझ लीजिए भारत देश में इस समय इतनी गंभीर सिचुएशन है कि हर घर में लगभग 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति आपको शुगर का मरीज़ ज़रूर मिल जाएगा। अगर स्पेशली अगर पुरुषों में बात करें तो अगर शुगर हो रहा है तो उनका सेक्सुअल परफॉर्मेंस कम हो ही जाता है और बहुत सारे केस में तो नपुंसकता डेवलप हो जाती है। क्यों? क्योंकि शुगर जो होता है वो आपके नर्व को डैमेज करता है। वो एक प्रकार का दीमक है। जैसे आपने लकड़ी वगैरह आपके गाँव में, शहर में देखेंगे लगेगा तो वहाँ पे एक दीमक कीड़ा रहता है। वो लग जाता है तो पूरा अंदर से लकड़ी को चाट जाता है और खोखला हो जाता है। मतलब ऊपर से स्पंज खड़ा रहेगा लेकिन अंदर से खोखला हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति छू लिया तो वो गिर जाएगा। तो उसी कंडीशन में बनता है इसमें। अगर आपको शुगर समझ लीजिए एक प्रकार का दीमक है जो शरीर को अंदर से धीरे-धीरे ख़त्म कर देता है। शुगर के साथ उसका भाई भी आ जाता है ब्लड प्रेशर। शुगर और बीपी का साथ इतना गंभीर हो जाता है तो फिर इंसान का शरीर डैमेज होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो शुगर भी एक बहुत बड़ा कारण है। छठवां और मुख्य कारण देखने को मिलता है वो है ओबेसिटी यानी कि किंग ऑफ डिसीज़, सब बीमारियों का राजा है मोटापा। अगर आपके शरीर के अंदर मोटापा डेवलप हो रहा है यानी कि वज़न बहुत तेज़ी से आपके शरीर का बढ़ रहा है तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से आपकी बॉडी का सब सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। सबका सब सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक? सातवां और मुख्य कारण देखने को मिलता है जो मेरा ये पर्सनली मानना है कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब होता है एक बीमारियों के साथ बहुत सारी फ्री, मतलब एक तो है ये, एक के साथ बहुत सारी है। जैसे हाई बीपी की समस्या, इंसुलिन लेवल का रेजिस्टेंस होना, बॉडी में फैट का इकट्ठा हो जाना, कोलेस्ट्रॉल का इकट्ठा हो जाना, ये मतलब सभी एक साथ हो जाए। शुगर भी हो जाए, बीपी भी हो जाए, थायराइड भी हो जाए, हाई कोलेस्ट्रॉल भी हो जाए, हाई बीपी की समस्या हो जाए, तो इसको बोलते हैं सिंड्रोम की कंडीशन, ठीक है? मतलब ये एक के साथ एक फ्री है, मतलब सभी एक के साथ चल रही हैं। अगर ये साथ में अगर बीमारियां उत्पन्न हो गई हैं तो डेफिनेटली आपके लिंग में तनाव नहीं आएगा और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मैनेज करना पड़ता है, तभी आपकी ये समस्याएँ खत्म होने वाली हैं, ठीक है? तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आठवां एक बहुत बड़ी समस्या है पार्किंसन डिसीज़। बहुत सारे लोगों में आपने देखा होगा कि उनका कोई एक हिस्सा सही तरीके से काम नहीं करता है, मतलब वहाँ पे ऐसे-ऐसे हाथ हिलता रहेगा या कुछ होता रहेगा, सर हिलता रहेगा, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है क्योंकि नर्व डैमेज हो रही है जिसकी वजह से ये दिक्कत होने वाला, आपकी बॉडी का कंट्रोल आप खो रहे हैं नर्व डैमेज होने की वजह से। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से आपकी नपुंसकता डेवलप होती है, ठीक? और नौवां मुख्य कारण देखने को मिलता है वह है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से दिक्कत मिलती है। सर्टेन टाइप ऑफ मेडिसिन। देखिए 10वां एक बहुत बड़ा कारण है कि कोई लंबे समय से आप कोई किसी क्रॉनिक बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे शुगर, बीपी, थायराइड या कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से रिलेटेड बीमारियां अगर आपके शरीर के अंदर उत्पन्न हो रही हैं तो उसकी जब मेडिसिन लगातार चलते हैं, जैसे डिप्रेशन की मेडिसिन चल रही है, एंग्जाइटी की मेडिसिन चल रही है, हाई बीपी की मेडिसिन चल रही है, शुगर की मेडिसिन चल रही है, तो उसकी मेडिसिन का साइड इफेक्ट भी आपके शरीर के ऊपर दिखाई देता है, ठीक है? अगर मेडिसिन का साइड इफेक्ट आएगा तो निश्चित तौर पर आपके शरीर के अंदर नपुंसकता डेवलप होती है, ठीक?
अगर लंबे समय तक कोई दवा खा रहे हैं तो उसका प्रभाव डेफ़िनेटली निश्चित तौर पे पड़ना ही है, कोई रोक नहीं सकता है। ये एक बहुत बड़ा कारण देखने को मिलता है, ठीक है? 11वां जो मुख्य कारण देखने को मिलता है ये है कि आपके पेनिस में कोई किसी प्रकार की गाँठ बन जाए, लंप बन जाता है, तो उसकी वजह से भी दिक्कत बनती है। जैसे कि आप भी जब भी सेक्सुअल एक्टिविटी करने का प्रयास करेंगे, तो इरेक्शन बराबर तरीके से नहीं आएँगे तो सही तरीके से सेक्स नहीं कर पाएँगे, दर्द होगा सेक्स के दौरान। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से जल्दी आपको अ, स इरेक्शन नहीं आते बराबर। 12वां एक बहुत बड़ा मुख्य कारण देखने को मिलता है कि ओवर यूज़ ऑफ अल्कोहल। बहुत ज़्यादा आप ड्रिंक करते हैं तो उसकी वजह से दिक्कत बनती है। किसी भी प्रकार का नशा अगर आप कर रहे हैं तो डेफ़िनेटली आपके सेक्सुअल एक्टिविटी के ऊपर प्रभाव पड़ेगा और इरेक्शन आपके बराबर नहीं आएँगे। चाहे जो भी नशा करते हो, चाहे आप सुर्ती का इस्तेमाल करते हो, पान मसाला, गुटखा का इस्तेमाल करते हो, अल्कोहल का बहुत ज़्यादा कंज़्यूम करते हो या किसी भी प्रकार का आप ड्रग्स लेते हैं, तो डेफ़िनेटली वो आपके सेक्सुअल एक्टिविटी के ऊपर निश्चित तौर पे प्रभाव डालेगा और आपका धीरे-धीरे सेक्सुअल स्टेमिना कम हो जाएगा और आपका इरेक्शन आने में प्रॉब्लम्स होने लगेंगी, ठीक है? ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से जनरली ये समस्याएँ देखने को मिलती हैं, ठीक है? 13वां जो कि सबसे बड़ा कारण है, थोड़ा-सा अटेंशन बढ़ा लीजिए, आज के समय का समझ लीजिए सबसे बड़ी समस्या है, नींद का सही तरीके से पूरा ना लेना। देखिए जनरली मैं सजेस्ट करता हूँ किसी को भी, वो कम से कम 7 से 8 घंटे की स्लीप होना बेहद ज़रूरी होता है। स्लीप का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सो रहे हैं, सोने का मतलब ये है कि डीप स्लीप होना ज़रूरी है। डीप स्लीप का मतलब होता है कि एकदम बेफ़िक्र होके नींद जब पूरी आप लेते हैं तो उसका इम्पैक्ट मिलता है। और आज के समय में क्या है, पूरी रात मोबाइल चलाते हैं लोग, दिन में मोबाइल चलाते रहते हैं, बिजी रहते हैं काम के प्रति या किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा बिजी होने की वजह से उनका मोबाइल एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से आपके मतलब अगर इसका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा रहता है तो डेफिनेटली उसका प्रभाव आपके शरीर के ऊपर दिखाई देता ही देता है और कोई बहुत बड़ा कारण नहीं। चौथा एक बहुत बड़ा मुख्य कारण देखने को मिलता है कि प्रोस्टेट का कोई कैंसर हो जाए या आपका प्रोस्टेट इनलार्ज हो रहा होता है तो उसकी वजह से भी धीरे धीरे आपका सेक्सुअल स्टेमिना या इरेक्शन में इशू आता ही है। ये एक बहुत बड़ा कारण है। आज के समय में लगभग मान लीजिए जैसे आपकी 35 से 40 की उम्र होने लगती है ना, तो कभी कभार क्या प्रोस्टेट कैंसर डेवलप हो जाता है या प्रोस्टेट मतलब बढ़ने लगता है, तो उसकी वजह से धीरे धीरे आपके इरेक्शन में भी इशू आते हैं, ठीक है। 15वां और मुख्य कारण देखने को मिलता है यह है किसी प्रकार की आपने सर्जरी कराई जिसकी वजह से नर्व डैमेज हो रही है, तो उसकी वजह से भी आपका सेक्सुअल स्टेमिना धीरे धीरे कम होने लगता है, जिसकी वजह से फिर आपके बॉडी के अंदर यानी कि आपके लिंग के अंदर सही तरीके से इरेक्शंस नहीं आते हैं, तनाव नहीं आते हैं। उस कंडीशन को हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ मुख्य कारण है जिसकी वजह से जनरली आपको लिंग में सही तरीके से तनाव नहीं है। आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर आ चुके हैं कि इसका प्रॉपर सोल्यूशन क्या होने वाला है। देखिए अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन या ईडी या नपुंसकता की समस्या है और इसको परमानेंट अस्थायी रूप से इलाज कराना चाहते हैं तो मेरा ये पर्सनल आपको एडवाइस रहता है कि किसी भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क करके अपनी पूरी सिचुएशन या केस हिस्ट्री देते हैं, तो उसके बेस पे जो मेडिसिन बनाई जाती है उसको जब लेते हैं तो आपकी समस्याएं ठीक होने लग जाती हैं धीरे धीरे, ठीक है। पूर्ण रूप से संभव है और मेरा ये पर्सनल एडवाइस रहती है। मेरा एक मतलब हमेशा सभी को मैं चीज़ गाइड करता हूँ और आपको भी चीज़ गाइड कर रहा हूँ कि कभी भी कोई रेडीमेड मेडिकल स्टोर से या ऑनलाइन दवा लेने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देखो अगर आप सेल्फ मेडिकेशन करेंगे तो अपना गला अपने हाथ घोट रहे हैं, ठीक है। मैं आपको ये पर्सनली एडवाइस देता हूँ, कोई भी रेडीमेड मेडिसिन कभी मत लीजिए जब तक आप डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर लेते हैं। सबसे आसान तरीका है किसी भी समस्या को हमेशा के लिए जड़ से ख़त्म करने का कि टेक अ पर्सनल कंसल्टेशन कॉल विद जो भी आपका डॉक्टर है जिससे भी आप इलाज कराना चाहते हैं उससे। मतलब जब तक आप पर्सनली अपनी पूरी सिचुएशन और कंडीशन नहीं बताएंगे तो कोई व्यक्ति आपकी मदद नहीं कर सकता है, ठीक है। और मेरा ये पर्सनल एडवाइस रहता है कोई भी रेडीमेड मेडिसिन तो बिल्कुल खानी ही नहीं है, कान पकड़ लीजिए, क्योंकि उसका क्या इम्पैक्ट आपकी बॉडी के ऊपर आएगा वो आप कैसे जज कर पाएंगे, ठीक है। तो कोई भी दवा मत लीजिए, पर्सनली बिल्कुल भी मत लीजिए। जब आप डॉक्टर से प्रॉपर सिचुएशन मतलब बताते हैं, कंडीशन बताते हैं, उसके बेस पे जब मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है तो वो आपके सही तरीके से, क्योंकि दवाओं से ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसका डोज होता है, उसका मेडिसिन का जो डोज है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कितना रिपीटेशन, कितनी मात्रा में कितना रिपीटेशन करना है, दवाओं को कितनी बार लेना है, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है आपकी बॉडी के ऊपर, ठीक है। कम से कम देखो दवाओं का इफेक्ट ना आए तो साइड इफेक्ट ना आए, ये सबसे पहले आपको सोचना है कि जो शरीर बनी हुई है कम से कम वो तो बनी रहे, उससे भी बदतर शरीर अगर हो गई आपकी तो कौन जिम्मेदारी लेगा, ठीक है। तो ये मेरा पर्सनल एडवाइस है। लगभग मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। कोई भी डाउट हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लेके पूछ सकते हैं। और बाकी मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं तो क्लिनिक विजिट करके अपना प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट ले सकते हैं, ठीक है। बाकी आप हमारी क्लिनिक से बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं, पर्सनली मुझसे मिल नहीं सकते हैं, तो आप हमारी ऑनलाइन जो सुविधा है उपलब्ध उसको ले सकते हैं, ठीक है।